आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। जिस चीज का डर था वही हुआ। जी हाँ, जिस तरह से मुसलमानों को एक दिशा देने की जो बात कही गई थी और लोगों ने जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने इस्तेहसाल किया था मुसलमानों का, आज के बापू सभागार से बाज़ाब्ता प्रशांत किशोर जी ने उन पार्टियों को भी चुनौती दे डाली है और साथ ही साथ मुसलमानों की अपनी अहमियत और मुसलमानों की बदहाली का वजह भी खुद मुसलमानों को ठहराया है। क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के साथ इस्तेहसाल किया जाता रहा है, दूसरी पार्टियों ने किया, मगर अब मुसलमानों को क्या करना है। सियासी शऊर जो बेदार नहीं हो रहे थे, उनको कितना ज्यादा अब बेदार होने की जरूरत है। बात करते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, औरंगजेब साहब, जो कि इस सभा से मुंसलिक भी रहे, इन सभा से जुड़े हुए भी रहे और प्रशांत किशोर जी के साथ भी जुड़े हुए हैं। क्यों आज का ये सभा जो है वो मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा मैसेज देने वाला रहा। क्या मुसलमान सोए हुए थे जो आज बेदार करने की जरूरत है? नहीं, सबसे पहले आपके एसटी न्यूज चैनल और साथ साथ आपका और आपके तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मुसलमान अब तक सोए हुए थे क्या। देखिए, मुसलमान कभी सोई हुई कौम रही ही नहीं है। इस कौम को हमेशा ठगा गया है। अब मैं थोड़ा सा माजी में ले चलता हूँ आपको। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब बंटवारा हो गया, तो मुसलमानों को शुरू से यह कह के उनका इस्तेहसाल किया गया, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण किया गया कि आप यहाँ अल्पसंख्यक हैं, आपकी तादाद कम कर दी गई है, आप यहाँ माइनॉरिटी में हैं। इनडायरेक्ट आप कह सकती हैं कि सेकंड लाइन के सिटीजनशिप। और इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, उन्होंने इस कौम को बेचा है। मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, बेचा है दोबारा। कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी दीन का भी इस्तेमाल किया। दीन बचाओ रैली में हमारे सबसे बड़े तंजीम हमारा शरिया का भी इस्तेहसाल किया, उसका इस्तेमाल किया और सिर्फ एक एमएलसी की सीट लिया। ये हमारे सो कॉल्ड रहनुमा नहीं, ये ठग थे। मुसलमानों ने और इन ठगों ने इस पूरे कौम को एक बुज़दिलाना सोच की तरफ लेके चले गए, जो ये कहती है कि भाई आप माइनॉरिटी हैं, आप के पास वो पावर नहीं है। भैया, हम 18% हैं। जब बंटवारा हुआ था, मुसलमानों के पास ऑप्शन खुले थे, गेट खुला था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को चुना, इस वतन को चुना, इस देश को चुना और आजादी में अपनी लड़ाइयों में अपनी शहादतें भी दी। मुसलमान का राजनीतिक शोषण हुआ है, इसको मैं बिल्कुल कहता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कि मुसलमानों की जो हालात हैं ये दलितों से बदतर हैं। इसकी जिम्मेदार मैं किसी सरकार को नहीं मानती, इसके जिम्मेदार मैं अपने उन नेताओं को मानती हूँ, उन रहनुमाओं को मानती हूँ जिन्होंने इस कौम को ठगा है। क्योंकि इन्होंने हमेशा शोषण किया है इस कौम का, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, धर्म के नाम पर और भाजपा के भी नाम पर। कुछ सेकुलर पार्टियां हैं जो भाजपा के नाम पर मुसलमानों को डराती हैं। मुसलमान थक चुका है कुछ चेहरों को देखते देखते, इन सेकुलरिज्म के ढोंग को देखते देखते। मुसलमान एक अच्छे विकल्प की तरफ देख रहा था, जिसका कई एग्जाम्पल है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, आपका पूर्णिया आप देख सकती हैं, सीवान का इलेक्शन का रिजल्ट देख सकती हैं। अब तक जो ढोंग वाली बात करती थी, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो ढोंगी थी। मुसलमानों को कहती थी कि इनका एक स्लोगन होता था, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से मैं भागीदारी दूंगा। कहाँ है भागीदारी? मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमान के उस सो कॉल्ड रहनुमा लालू यादव एंड कंपनी से, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सब पार्टियां अपने अपने तौर पर, आज के प्रशांत किशोर जी ने जो सभा में जो मैसेज दिया है कि मुसलमान ही अपने बदहाली के जिम्मेदार खुद मुसलमान रहे हैं, किसी पार्टियों को आप जिम्मेदार ठहराने से बेहतर है कि आप अपने गरीबा में देखें। मैं तो पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, जो हमारे सो कॉल्ड रहनुमा थे, इन्होंने कौम को बेचा है, इसका इस्तेहसाल किया है सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए। हद तो यह है कि हमारे सबसे बड़े तंजीम इमारत शरिया तक का सौदा कर दिया, उसको भी गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को बुला के एक एमएलसी के सीट के लिए उसका इस्तेमाल कर दिया, उसको बेच दिया। तो ये हमारे ठग थे, ये हमारे रहनुमा थे ही नहीं, ये हमारे जाली रहनुमा बन के हमारी पूरी कौम को का इस्तेहसाल करते रहे। प्रशांत किशोर जी ने जब जनसुराज की एक मुहिम चलाई, तो प्रशांत किशोर जी की तरफ लोगों ने देखना शुरू किया। लोग अभी इनको समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी के आज के प्रोग्राम में 10,000 मुसलमान चले आए पूरे बिहार से, तो प्रशांत किशोर जी के ही होली है। मुसलमान अब बेदार है, मुसलमान अब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि हम विकल्प में, अब जब हम दूसरे विकल्प की तरफ जाएं तो हम अपने हक की हिस्सेदारी की, अपने बच्चों के फ्यूचर की अब हम बात करके जाएं।
इसलिए कुछ जो ठग हैं दूसरी पार्टियों में जो बैठे हुए हैं उनको पेट दर्द शुरू हो गया है। वो प्रशांत को बी टीम कहते हैं, कोई सी टीम कहते हैं। चलो मान भी लिया यार, अगर कोई बी टीम है और वो मुसलमानों के बका और उसके अच्छाई के लिए बात करती है तो ठीक है, ऐसी बी टीम, हमको क्या एतराज हो सकता है। प्रशांत किशोर जी ने एक और बात कही कि 40 सीट दिया जाएगा मुसलमानों को भी, साथ ही साथ एजुकेशन, और वो जगह पे सीट नहीं देंगे जहां पे राजद दे रही है मुस्लिम कैंडिडेट। तो क्या उन जगहों पे अदर्स कैंडिडेट को उतार करके ये टकराव करने की उम्मीद है? देखिए, ये टकराव का नहीं है कॉन्सेप्ट, ये तो आप भी जान लीजिए। मैं आज आपके चैनल को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन भी 40 कैंडिडेट उतारेगी, जो मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से, जो मेरे साथी हैं, उनसे ये पता चल रहा है। प्रशांत जी लेकिन इससे पहले क्यों नहीं दिया? मेरा वही सवाल है कि इससे पहले उन सेकुलर पार्टियों ने क्यों नहीं दिया? जब प्रशांत जी ने कहा कि मैं 40 उतारूंगा, 45 उतारूंगा, तो इंडिया गठबंधन के पेट में दर्द हो गया। तो भाई, मुसलमान तो 30 साल से तुम्हारा वोटर कार्ड बना हुआ था और तुमने उसको डरा डरा के बंधुआ मजदूर बना रखा था। 2.5% की आबादी वाले के साथ ये हेलीकॉप्टर पे कैंपेन करते हैं पूरे लोकसभा का, और जो 18% की आबादी है उसको न दाहिने बैठाते हैं न बाएं। हज भवन में प्रशांत जी ने एक प्रोग्राम किया, अकलियतों का मुस्लिम बेदारी सम्मेलन, तो एक तरफ शाहीन साहब दिखने लगे, दूसरी तरफ बारिश सिद्दीकी साहब दिखने लगे। तो ये खौफ है, ये वो भी जानते हैं कि मैंने मुसलमानों को ठगा है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है। मुसलमान के पास एक विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर आए हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी कौम को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जिस तरह हमारे पहले वाले लोग ठगे गए, आप भी मत ठगे जाना। अगर आप प्रशांत के साथ आते हैं, आप बिल्कुल आइए, क्योंकि इनके इरादे अभी तक मजबूत दिखते हैं, लेकिन आप उन चीजों को पे प्रशांत की सहमति बिल्कुल लीजिए जो ये मंच से कहते हैं। मैं आपको भागीदारी दूंगा, आपके लिए डेवलपमेंट का काम करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करूंगा, वो इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ करनी और कथनी का डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है क्या, कि करनी नहीं होगा, ये सिर्फ कथनी है? नहीं, देखिए, करनी और कथनी तो कांग्रेस, हम लोग तो 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, वहां से हम लोग 2024 तक देखते चले आ रहे हैं। करनी और कथनी में तो हमेशा से फर्क रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनसुराज अभी एक पार्टी नहीं है, जनसुराज एक अभियान है। इसकी पार्टी का ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है वो 2 अक्टूबर को पटना में होना है। तो अभी हम, जो हमारे दिल में है, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हम चाहते हैं, जिस वजह कर हम प्रशांत के साथ जुड़ने आए हैं, उन चीजों को उनके पार्टी के संविधान में होना चाहिए, उनके पार्टी के इलेक्शन एजेंडे में होना चाहिए, उनके मैनिफेस्टो में होना चाहिए। और रंजीत जी, आप देखे होंगे कि हर पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को देती है, मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती भी है ताकि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करे, मगर वहां जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी के साथ अपना उल्लू सीधा करने लगती है। ऐसे में आप पार्टी को कहेंगे, या फिर वैसे मुस्लिम लीडरान जो हमारे कौम की रहनुमाई नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो पार्टी से बिना समझौता किए हुए अगर कोई कैंडिडेट बनेगा तो वो पार्टी का महरूम मिन्नत रहेगा। इस बात को आप एकदम यकीन के साथ जान लीजिए। फिर वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगर आप बराबरी की बात करके किसी पार्टी में जाएंगे, हिस्सेदारी की बात करके जाएंगे, तो वहां आपकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात और कहता हूँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं आरजेडी में, नहीं है उनकी हैसियत किसी एक मुसलमान को एक सीट दिला दे आरजेडी में। अगर वो किसी को रेकमेंड करेंगे, उनका खुद का कट जाएगा। तो ये महरूम मिन्नत है, वहां उनके फेंके हुए टुकड़ों पे ये पल रहे हैं, इसलिए कि हमारी कौम के इन सो कॉल्ड लीडरान ने अपने जाती फायदे के लिए इस कौम को गिरवी रखा हुआ है उन पार्टियों के बीच। आज जो चुनौती प्रशांत किशोर जी ने दिया है, क्या दूसरी पार्टियों के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, या फिर ये चैलेंज ये दे करके, ये चुनौती दे करके कहीं प्रशांत किशोर जी खुद नहीं फंसते नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। प्रशांत किशोर जी की नीयत पर, इनके दावों पर, इनकी बातों पर अभी तक हम लोग पूरे दमाद और पूरी यकीन है, इसमें कहीं कोई इफबट नहीं है। दूसरी पार्टियों की बेचैनी है कि जब हम लोगों ने हज भवन में कार्यक्रम किया, उसके बाद 28 जुलाई को इसी बापू सभागार में लीडरशिप की एक मीटिंग थी, आरजेडी को लेटर जारी करना पड़ा, नाम लेकर के जनसुराज की कार्यक्रम में नहीं जाना है, नहीं तो निष्कासन हो जाएगा। आज की मीटिंग के लिए भी एक आरजेडी ने लेटर जारी किया है, लेकिन उसका तरीका बदल दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी महापुरुष हैं हर जिला में, आप लोग 11 बजे से धरने पे बैठ जाइए। इसके लिए बाज़ाब्ता लेटर निकाला है आरजेडी ने कि भाई आप बैठिए। ये खौफ और दहशत है, उनको पता है कि अभी तक हमने इस कौम का इस्तेहसाल किया, इनको ठगा है, अब हम नहीं मजीद ठग सकते।
अभी ये रोक रहे हैं, फिर प्रलोभन भी देंगे। आज की इस सभा का कितना ज्यादा असर मुसलमानों पर देखने को मिलेगा? क्या बिहार जो है वो नई दिशा हिंदुस्तान को दिखाने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल नई दिशा ही नहीं दिखाएगा। दूसरे पार्टियों में जो अभी तक मुसलमान मुखदर्शक की हैसियत में थे, अब वो वहां लीडर की हैसियत से होंगे। आज के इस प्रोग्राम के बाद वहां पर उनकी पूछ बढ़ेगी, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि इस प्रोग्राम के बाद क्यों पूछ बढ़ रही है? ये पूछ पहले बढ़ती तो शायद आज ये नौबत ना आती। इसलिए मैं प्रशांत किशोर की ईमानदारी पे कतई शक नहीं करता हूं। अभी तक इन्होंने जो कहा है उस पे ये पूरे खरे उतरे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो भी बातें ये कह रहे हैं ये अपने पार्टी के संविधान में और इलेक्शन के वक्त अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में भी इन बातों को जरूर शामिल करेगा। 18 लाख जोड़ने की बात कही है प्रशांत किशोर जी ने, क्या 18 लाख अवाम को जोड़ेंगे? जो 1 करोड़ की जो आंकड़ा जो वो बता रहे हैं 2 अक्टूबर को जो लॉन्चिंग होने जा रहा है, मगर ये सिर्फ आंकड़ा में रहेगा, ये सिर्फ तादाद में होगी या वोट में भी कुछ डिफरेंस देखा जाएगा? देखिए, ये तो 2 अक्टूबर को ज्यादा बेहतर पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी प्रशांत किशोर जी या उनकी पूरी टीम ने जो भी चीजें का डाटा दिया है अभी तक एक में भी फेल तो नहीं हुए हैं। इसलिए अब बेहतर है कि 2 अक्टूबर को ही इस पे हम लोग बात करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी बताने में अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ औरंगजेब साहब, जिन्होंने बताया। आपको बता दें कि आज के इस सभा से इतना तो तय हो गया है कि दूसरी पार्टियों के आंख से नींद तो जरूर गायब हो गई है। कहीं उनको लोग ये भी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को कहीं दस्त होना शुरू ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से पेट में ममड़ोर हो रहा है, और साथ ही साथ आजादी के बाद से देखा गया कि मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया गया। आजादी सिर्फ वोट तो लिया गया मुसलमानों का, मगर ना ही उनके एजुकेशन के बारे में सोचा गया, ना ही उनके रोजगार के बारे में सोचा गया, और ना ही उनकी तरक्की के बारे में सोचा गया। यहाँ तक कि जो लोग तरक्की के राह पर आए भी, उन्हें भी कुचलने की कोशिश की गई, यूं इस तरह से फसादात की शक्ल में। जो लोग कुछ बढ़ना चाहे उन्हें ऐसे जगहों पे फसादात कर कर, आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जगह पे, बिहार के चाहे वो भागलपुर का बोले, गया का बोले, इस तरह जो भी इलाके में फसादात हुए, कहीं ना कहीं वो बढ़ने वाले मुसलमानों को भी कुचल दिया गया। मगर अब मुसलमान नहीं कुचले जाएंगे, मुसलमानों की भी तरक्की, मुसलमानों की भी भागीदारी हिंदुस्तान में वही होगी जो कि होना चाहिए। ये मेरा नहीं बल्कि प्रशांत किशोर जी ने यहाँ पे कॉल दे दिया है। साथ ही उन पार्टियों को भी चुनौती दे डाली है कि जिस जगह पे आपको 18 लाख लोगों को जोड़ने की भी कोशिश की है, जन स्वराज 2 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 243 सीट में 40 सीट मुसलमानों को दिया जाएगा, जो कि साफ तौर पर यहाँ पे सभा के जरिए बताया गया है। अब देखना ये होगा कि मैनिफेस्टो में क्या क्या वहाँ पे शामिल किया जा रहा है। साथ ही आपको इसके अलावा जो तरक्की की बात और जो एजुकेशन की बात की जा रही है, जो मुसलमानों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, इस बार अब मुसलमान इस्तेमाल ना हो बल्कि अपनी अहमियत को समझे, और अपनी अहमियत को समझते हुए देश को एक नई दिशा दिखाने जा रही है शायद बिहार की जनता, बिहार के मुसलमान। अब देखना ये होगा कि क्या हकीकत में बिहार के मुसलमान जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने यहाँ पे एक सवाल भी उठा दिया है कि मुसलमान सियासी तौर पर बिल्कुल भी शऊर नहीं रख रही है, या बिल्कुल भी सोच विचार नहीं कर रही है, जो अब सोचने की जरूरत है। क्योंकि अपनी भागीदारी अगर करनी है तो आपको सियासत में भी बेदार होना होगा, तब जाकर आप अपनी हिस्सेदारी की भी बात कर सकते हैं।